नमस्कार। कहुए शिक्षा होची राज्यर बड़ मेरुदंड प्रगतिर गोटे बड़ विकास पहाच होची शिक्षा। तेणु शिक्षा जो राज्य में जिते अधिक जो राज्य में जिते भल से राज्य सेते उन्नत। एभली एक आलोचना करने आम सहित आज अच्छा एकल अभियान राष्ट्रीय संगठन प्रभारी श्री माधवेंद्र सिंह। आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा एक स्वतंत्र साक्षात्कार। सर पहले आपको स्वागत करती हूँ अर्गस न्यूज और जगन्नाथ धाम में। सर एकल अभियान जब हम बोलते हैं तो जो हमारे दर्शक हैं वो कैसे सरल उपाय से जान सके कि एकल अभियान क्या है। भारत के ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र में शिक्षा के प्रति रुचि जगाने के उद्देश्य से आज से 35 वर्ष पूर्व झारखंड के धनबाद जिले से यह कार्य प्रारंभ हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में गांव छोटे होते हैं, विशेष रूप से वनवासी इलाके में छोटे गांवों में जनसंख्या भी कम रहती है। उन बच्चों को कैसे सिखाया पढ़ाया जा सके, इसलिए छोटे छोटे विद्यालय खोले गए जिनमें एक शिक्षक रहता था। एक शिक्षक होने के कारण उन विद्यालयों का नाम पड़ा एकल शिक्षक विद्यालय। अच्छा। कालांतर में शार्ट होते होते एकल विद्यालय पॉपुलर हो गया। ओके सर, एकल विद्यालय की जब हम बात करते हैं तो मैंने आज इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रही थी आपके साथ पहले ही। सर एकल अभियान अभी सारे देश में चल रहा है, उड़ीसा में भी चल रहा है, तो इसका लगभग संख्या कैसा होगा? मतलब एक ही टीचर होगा और हर बच्चे को वो पढ़ाता होगा। हाँ। तो इसका संदर्भ में कैसे सोच आई कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक काफ़ी है और किस तरह की बच्चों को पढ़ाया जाता है? सर हम जब प्रारंभ किए थे तो ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा पा रहे थे, गांव में रहते थे, जंगल में लकड़ी काटते थे या माता पिता का सहयोग करते थे। लेकिन कालांतर में जब सरकारी प्रयत्न बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान का फैलाव हुआ तो गांव गांव में विद्यालय तो पहुँचे, किंतु उन विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज, उनके माता पिता उनका होमवर्क कंप्लीट कराने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उस कठिनाई को ठीक करने, उसमें सहयोग करने के उद्देश्य से और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एकल विद्यालय के ये शिक्षक अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। सर एकल अभियान की जब हम बात करते हैं, विद्यालय सारे उड़ीसा में हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य में हैं जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होता है। फिलहाल हम जब ट्राइबल की बात करते हैं, एकल अभियान की यही मुख्य उद्देश्य है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे आगे मुख्य स्रोत में उनको लाया जा सके। तो जब ये अभियान चलाएगा तो ट्राइबल जो रूरल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट जो सिटीजन है उनका बात करते हैं, तो आप घर घर तक कैसे पहुँचे? मतलब जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसे मिलना जुलना हुआ? क्योंकि थोड़ा लिटरेसी उनका कम था आज के ज़माने के हिसाब से और पहले ज़माने के हिसाब से, तो उन तक पहुँच कैसी हुई आपकी? हमारे काम की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे सभी शिक्षक जिस गांव में विद्यालय होता है उसी गांव के शिक्षक हैं। तो पहले हम गांव का सर्वे करते हैं कि जिन गांवों में अशिक्षा अधिक है, गरीबी अधिक है, जनजातीय समाज के परिवार अधिक निवास करते हैं, ऐसे गांवों को फोकस करके उनमें कोई एक पढ़ा लिखा युवक हम या युवती खोजने का प्रयास करते हैं, उसको ट्रेन करके उसके माध्यम से फिर हम आगे विद्यालय संचालित करते हैं। सर लगभग कितना होगा? ऐसे उड़ीसा में कितने स्कूल होंगे और बाहर की स्टेट यानी लगभग हम भारत की बात करेंगे तो आपके अभियान के अंदर कितने स्कूल ऐसे हैं? इस समय हम 1,05,000 गाँवों में ऐसा काम कर रहे हैं। 1,05,000 गाँव में आप काम कर रहे भारत हैं, में। तो पूरे बच्चे कितने होंगे ऐसे? आपका संख्या अनुमानित एवरेज 30 बच्चे प्रत्येक गांव में रहते हैं, तो एक 32 लाख के आसपास हम आंकते हैं कि इस समय इतने बच्चे होंगे। सर भारत सरकार है, हर एक स्टेट की सरकार है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एकल अभियान जो आरंभ हुआ 30 लाख बच्चे आपने रखे हुए हैं, कितने साल तक उनको पढ़ाते हैं? क्या उनके पास से आप फीस लेते हैं? क्या कुछ उनके पढ़ावा के लिए आप खर्च करते हैं? देखिए, हम फीस नहीं लेते हैं, ये पहली बात है, और हम उनको सपोर्ट एजुकेशन देते हैं कि शिक्षा के प्रति उनकी रुचि जग जाए और 5वीं कक्षा में प्रवेश के लायक उनकी तैयारी हो जाए।
फिर किसी औपचारिक विद्यालय में प्रवेश कर दिलाने का प्रयास करते हैं। आपका फोकस है ट्राइबल, क्योंकि ट्राइबल फोकस विलेज है, फोकस नॉट ओनली विलेज। ट्राइबल। ओके। विलेज में जो भी निवास कर रहे हैं, गरीब हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, ऐसे बच्चों। अच्छा, तो आप जब जाते हैं इस बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप तो हर एक स्टेट घूमते होंगे। उड़ीसा के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी ट्राइबल और रूरल में ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी ऐसे बाधाएं हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि पैसे हैं, ये पारिपार्श्विक परिस्थिति भी ऐसे हैं, पढ़ाया नहीं जा सकता है। फादर और मदर इलिटरेसी वो भी एक विषय है। तो आप जब जाते हैं, पूरे भारत घूमते हैं, 30 लाख बच्चों के साथ आप मिलते हैं, आपका संगठन काम करता है, तो आपका क्या उपलब्धि है इतने सालों तक? क्या क्या प्रमुख ऐसे पॉइंट है आप निकालते हैं उस बारे में? हमने अनुभव किया है कि हमारे विद्यालय में पढ़ करके अनेक बच्चे तो डिफेंस सर्विसेज में गए हैं। डिफेंस में गए हैं? हाँ, वो चाहे भारतीय सेना हो और चाहे अर्धसैनिक बल या प्रादेशिक पुलिस विभाग हो, उनमें अनेक बच्चे बच्चियां गई हैं। बल्कि विशेष रूप से बालिकाएं अधिक भर्ती हुई हैं, ये हमारे अनुभव में आता है। दूसरा, एक बड़ी संख्या ऐसी रही है जिन्होंने अपना काम प्रारंभ किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले तथा गांव में रहने वाले अन्य बच्चों को भी हम स्किल डेवलप करने का प्रयास करते हैं। कोई न कोई एक स्किल उनमें डेवलप हो जाए, उस स्किल के बहाने वो अपना काम भी कर लेते हैं अनेक बार, और अनेक बार उनको जॉब भी मिल जाता है। तो सर, अगर हम इस बारे में बात करते हैं, आपका संगठन एक तरफ से काम करता है, दूसरी तरफ सरकार भी काम करते हैं बच्चों के लिए। अभी तो सर्व शिक्षा अभियान हो गया, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिलहाल लागू हुआ है। तो आपका संगठन इतने दिन में जो काम किया है, बड़ी उपलब्धि है। हम अगर फोकस करेंगे गर्ल्स का एजुकेशन को, बहुत अच्छी तरह से आपने कैरी किया है, ऐसा आपका उपलब्धि है, संगठन का उपलब्धि है। तो आपको क्या लगता है सर, वो ट्राइबल गर्ल्स हो, ट्राइबल बॉयज़ हो, वो पढ़ाई के लिए क्यों पहले से ही थोड़ा नहीं करते हैं, पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा पीछे रहते हैं, उनके परिवार भी थोड़ा पढ़ाई के लिए इतना मन नहीं करता है, तो उनके लिए क्या थोड़ा आपका विचार है? देखिए, शिक्षा के प्रति अरुचि होने का मूल कारण था कि उनके मन में जो भाव है कि शिक्षित होने से पहली चीज हो जाएगी कि बेरोजगार हो जाएगा। शिक्षित होने से? हाँ, तभी तो बेरोजगार कैसे होता है। जब शिक्षित नहीं होता तब तो किसान है, गांव में मस्ती कर रहा है। अच्छा। जो एजुकेटेड होता वही कहता है, उसी के मन में फीलिंग आती है। हाँ। कि हम एजुकेट हो गए फिर भी अनएम्प्लॉयड है। ओके। और जो एजुकेट नहीं होता है, उसके मन में अनएम्प्लॉयमेंट की फीलिंग नहीं आता कि मैं किसान ही हूँगी। नहीं, मैं किसान हूँ, मैं धरती का मालिक हूँ। अच्छा, यह एक विशेष बात है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये समझने वाली है कि शिक्षित होते ही बच्चे के मन में हमारी शिक्षा प्रणाली के द्वारा जो एक भाव डेवलप हो गया है या कर दिया गया है जाने अनजाने में, वो ये है कि पढ़ना किस लिए, तो नौकरी करने के लिए। अच्छा। और नौकरी नहीं मिली तो हम अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, रह गए। तो फिर पढ़ने से लाभ क्या? तो एक बात। दूसरी बात, ग्रामीण माता पिता के मन में एक चिंता का विषय रहता है कि बच्चा थोड़ा पढ़ेगा तो खेती में काम करना छोड़ देगा, अधिक पढ़ेगा तो नौकरी के चक्कर में गांव छोड़ देगा, तो फिर बच्चे को क्यों पढ़ाना? तो उनके लिए दो ही एक चीज है, जो एक है पढ़ाई करेगा तो नौकरी के लिए भागेगा, अगर नौकरी नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयड कह जाएगा। तो ये अभी भारत के हर एक स्टेट में ऐसा कुछ गांव है जो ये सोचता है, और उनके माता पिता ये सोचते हैं कि अगर बच्चा पढ़ लेगा तो अनएम्प्लॉयड होगा तो फिर डिप्रेशन भी आ जाएगा। अभी अभी ये शब्द बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। तो ऐसा कुछ है गांव में मामला? अभी भी बेरोजगारी के प्रति उनके मन में एक चिंता तो है कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, जॉब तो मिलेगा नहीं, ये भाव तो है। ये जो जॉब की भावना है, इससे हमको राष्ट्र को बाहर निकालना पड़ेगा कि हम केवल नौकरी करने के लिए, केवल नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं क्या, या हम अपना विकास करने और उसके बाद अपना कुछ काम करने के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये भाव लाना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया,
नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हो गए या फिर वेस्ट बंगाल हमारे पास ही है, ऐसे कुछ हम स्टडी किए उस बारे में, तो लगा कि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ट्राइबल सिटीजन है जो ज़्यादा है, रूरल में पढ़ाई थोड़ा कम होता है, तो ऐसे गांव में आपका संगठन जाता है, वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं उन बच्चों के लिए। लेकिन बड़ी उपलब्धि ऐसा भी होगा, संगठन जब इस बारे में काम करता होगा तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी हम अगर देखते हैं तो बड़ी बजट उनके लिए होता है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए थोड़ा आगे आते हैं सरकार। हर एक स्टेट में ये होता है, अलग अलग हो सकता है पॉलिसी, लेकिन होता है। जब आप एक संगठन मंत्री, संगठन प्रभारी के हिसाब से जब आप काम करते हैं, ऑल इंडिया लेवल घूमते हैं, तो आपको क्या लगता है हर एक स्टेट में पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है ट्राइबल स्टूडेंट के लिए, तो उनके थोड़ा चेंजेस क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कुछ आप भी टिप्पणी दे सकते हैं, कुछ ऐसे चेंज करना चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार पॉलिसी जब भी बनाती है तो अनेक विशेषज्ञ उसमें मिलते हैं, विचार करते हैं, तब पॉलिसी बन पाती है। तो पॉलिसी बनाने में सामान्य रूप से चूक नहीं होती, चूक होती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। राइट। उस समय हमारी टिप्पणी के अनुसार सरकारी मशीनरी वास्तव में हृदय विहीन होती है, वो दिमाग से काम करती है, वो हृदय से काम नहीं करती है सरकारी मशीनरी। ओके। और हृदय से काम न करने के कारण इम्प्लीमेंटेशन में जो कमियां रह जाती हैं वो ज़्यादा पीड़ादायक है। योजना है, स्कीम है, बजट है, लेकिन तो भी अंत में बैठे हुए ग्रामवासी को लाभ नहीं मिल पाया। यह जिन जिन राज्यों में हो रहा है, बेसिकली किन राज्यों में होता है आपको? मेरी ओर से नाम लेना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आज की दृष्टि में अनेक राज्य ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आप उदाहरण के लिए उत्तराखंड ले लीजिए, छोटा स्टेट है, अनेक ट्राइबल विलेज हैं, लेकिन तो भी खूब तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अनेक राज्य ऐसे हैं जो वर्ष भर केवल या तो राजनीति या झगड़ा दो ही कर रहे हैं। सर, एज एग्जाम्पल वी कैन से हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भी ट्राइबल से बिलोंग करते हैं और बहुत उच्च स्तर के लिए पद के लिए उनको चुना गया। और हमारे उड़ीसा के संदर्भ में अगर मैं बात करूंगी तो मोहन मांझी जी हैं, वो भी ट्राइबल, मुख्यमंत्री भी ट्राइबल हैं। तो ऐसे जब एग्जाम्पल सेट होता है, उड़ीसा में हो, इंडिया में हो, ऐसे एग्जाम्पल जब सेट होता है तो आपको लगता है आपके संगठन को थोड़ा और प्रयास करना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी को थोड़ा संगठन के स्तर में बच्चों के लिए थोड़ा जानने के लिए और भी प्रयास करना चाहिए? क्योंकि थोड़ा एग्जाम्पल जब सेट हो जाता है तो लगता है बच्चों को थोड़ा और प्रेरणा, प्रोत्साहन मिल जाएगा। नहीं, मिलता भी है, और ये हमारे शिक्षकों के मध्य में चर्चा का विषय भी रहता है। क्यों पढ़ना? तो पढ़ाई करने से तुम इस लेवल तक पहुंच सकते हो। आज भारत की परिस्थितियां बदली हैं, प्रशासनिक स्वरूप बदला है, इसलिए तुम परिश्रम करो तो तुम भी इस लेवल तक पहुंच सकते हो। आपको क्या लगता है सर, अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज ट्राइबल अभी भी हैं? जिस तरह से गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन देता है, आपके संगठन घर घर तक पहुंचता है, काम करता है, बच्चों के लिए थोड़ा प्री एजुकेशन जो देना चाहिए, बौद्धिक विकास जो हम हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में बौद्धिक विकास कहते हैं, अगर उनके सब करते हैं, सरकार और संगठन हर एक लोग करते हैं, तो कौन सी ऐसी बाधा आती है जो उन लोग आज भी थोड़ा हम कह सकते हैं मुख्य स्रोत में शामिल नहीं हो सकते? एक बहुत खराब टिप्पणी है। राजनेताओं की दृष्टि में भारत के ग्रामवासी जब तक केवल मतदाता रहेंगे तब तक ये स्थिति बदलने में समय लगेगा। इनको मनुष्य माना जाए। केवल इलेक्शन को फोकस करके जब तक हमारे राजनेता गण विकास की योजनाएं बनाते रहेंगे तब तक ये कठिनाई बनी रहने वाली है। सामान्य नागरिक, जैसे अनेक प्रदेशों में ये देखने को मिलता है कि वो जन सामान्य को बिना किसी पक्षपात के, धर्म भेद के बिना, जाति भेद के बिना उनके लिए प्रयत्न करते हैं। वहां पर परिणाम अधिक सफल दिखते हैं, अधिक उपलब्धियां दिखती हैं। लेकिन जहां पर केवल राजनीति को फोकस करके कि नहीं यहाँ से हमको वोट मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, इस वर्ग का मिलेगा, इस वर्ग का नहीं मिलेगा, जब इस दृष्टि से हम वोटर बेस्ड पॉलिसी बनाते हैं तब
समाज में अधिक निराशा सर, फैलती उनको पढ़ाया जाता है, सरकार प्रोत्साहन देता है, हम सब उनके बारे में बात करते हैं, वो एक पॉइंट है जिनको लेकर हम आगे जाते हैं। आप जिस तरह से बोले कि सरकार उनको सिर्फ इलेक्शन और मतदाता के लिए रखते हैं और उनके जो योजना जो करते हैं जो सिर्फ इलेक्शन के लिए स्कीम करते बनाते हैं, समय। स्कीम बनाते समय। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, शायद बहुत सारे ऐसे लोग मानते होंगे कि वहाँ पर जब लोग रहते हैं, ट्राइबल जहाँ पर रूरल की बात करते हैं, ट्राइबल जहाँ पर रहते हैं वो भी मनुष्य हैं, उनकी बड़ी संपत्ति ये है कि उनके पास नदी है, उनके पास बहुत ऐसे एनवायरनमेंट है जिसको लेकर वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं। अर्थनैतिक व्यवस्था वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। क्या आपको लगता है जो बच्चे सिर्फ कुछ ऐसे एजुकेशन लेते हैं, सरकार उनके ऊपर भी कुछ पॉलिसी लेकर आ सकते हैं कि नदी हो, झरना हो या फिर कुछ ऐसे एनवायरनमेंट जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनके ऊपर कुछ पढ़ाया जा सकता है, उनको आगे लेकर इकोनॉमी डेवलपमेंट उनका हो सकता है? देखिए, पढ़ाई के संदर्भ में और भौगोलिक परिस्थिति के संदर्भ में यदि तालमेल की बात कही जाए जी, तो ये होना ही चाहिए। अनेक संगठनों ने इस दिशा में आंदोलन भी चलाए हैं, मांग भी की है कि यदि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो चाहे जिस ट्रेड की इंडस्ट्री है तो हमारे जिले के विद्यार्थियों को उस ट्रेड में पढ़ाया जाए और उसमें अपॉइंट किया जाए, अवसर दिया जाए। जी, लेकिन ऐसा न हो करके कि यहाँ के लोग तो इलिटरेट हैं तो बाहर से बुला लो। कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करते समय उस स्टेट के, उस डिस्ट्रिक्ट के नागरिकों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को यदि अधिक अवसर दिया जाए तो मुझे लगता है उस जिले में, उस प्रदेश में अधिक पॉजिटिव एनवायरनमें क्रिएट किया जा सर, हम अर्थनैतिक के बारे में जब बात करते हैं, उड़ीसा हो या फिर ऑल इंडिया हो, तो उनके पास जितने सारे हैं, जो जैसे हम बातचीत किए, नदी है, प्राकृतिक जो परिवेश है, उनको लेकर वो आगे जा सकते हैं। उनका बहुत बड़ा संपत्ति ये है, वो मानते हैं। आपके ज़्यादा अनुभव रहे होंगे इसके बारे में, और वो सोचते हैं कि उनका कल्चर जो है, जो ट्रेडिशन है, वो विश्व स्तर में अभी दिखाया दिया गया है। तो उनके ऊपर थोड़ा कमजोरी है क्या? आपको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भी कुछ पॉलिसी बनाया जा सकता है जो उनके माध्यम से थोड़ा आगे जा सकते हैं बच्चे? निश्चित रूप से बनाया जा सकता है, और ये बनाने के लिए वास्तव में हम सभी सम्मानित सरकारी अधिकारियों को नीचे उतर करके समाज की मूल आवश्यकता और वहाँ की परिस्थितियाँ, इनका ध्यान देकर योजनाएं बनानी पड़ेंगी तो शायद अधिक सफल हो सके। आप जितने सारे सर घूमे होंगे, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, जैसे कि हर एक स्टेट आप घूमते हैं, तो ज़्यादातर आपके अनुभव से किस राज्य में अभी भी लिटरेसी थोड़ा कम है, उनको थोड़ा सुधरना चाहिए, थोड़ा पॉलिसी उनके ऊपर बनाने चाहिए, ऐसा आपका सोच है? जिन प्रदेशों में अभी यातायात के साधन कम हैं, चाहे अशांति के कारण और चाहे संसाधनों के कारण, वहाँ अभी पिछड़ापन अधिक है। लेकिन जहाँ यातायात के साधन बढ़ गए और वातावरण शांत है, अर्थात स्थिर सरकार है, चिंता करके अपना काम कर रही, विकास की योजनाएं बना रही और लागू भी कर रही, ऐसे प्रदेशों में अधिक विकास हुआ है, ये ध्यान में आता है। संगठन की अगर बात करें, हम चर्चा तो अधिकतर कर रहे हैं, संगठन की अगर हम बात करें तो बहुत लंबे समय तक आपके संगठन काम कर रहा है, देश भर में काम कर रहा है, तो आपका उपलब्धि, संगठन का अनुमानिक स्थिति अभी क्या है कि ये जो एकक अभियान आपने लिया है, एकल स्कूल के अभियान आपने लिया है, ये कब तक आप प्रोसीड कर पाएंगे? क्योंकि अभी तो सरकार के बहुत सारे ऐसे योजना आ गया है, लेकिन कब तक और कुछ मॉडिफिकेशन इनके ऊपर आप करना चाहेंगे? हमने प्रारंभ किया था शिक्षा के प्रति रुचि जगाने के काम से, कालांतर में हमने स्वरूप को बदला और हम शिक्षा में सपोर्ट एजुकेशन को आधार बनाकर चलना शुरू किया, और समय बीता तो हमको हेल्थ अवेयरनेस की आवश्यकता अनुभव हुई, विलेज डेवलपमेंट के प्रति अवेयरनेस, वर्मी कंपोस्ट खेती, जैविक खेती, इसके प्रति अवेयरनेस, फिर संस्कारों के प्रति अवेयरनेस। ये जैसे जैसे आवश्यकता अनुभव होती गई वैसे वैसे हम परिवर्तन करते गए। अभी जो पिछले कुछ वर्षों में
आवश्यकता को अनुभव करते ही हमने परिवर्तन का प्रयास किया है कि बच्चों को हम अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान दे रहे थे, जी लेकिन ध्यान में आया कि ट्राइबल एरिया में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बलवान बच्चे रहते हैं। महानगरीय बच्चों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अधिक बलवान होते हैं। उन बच्चों के उस बल का, उस क्षमता का क्यों ना खेल जगत में उपयोग किया जाए। जी ये जब देखना शुरू किया गया तो पता चला कि भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां टीवी या किसी भी मीडिया के कारण केवल क्रिकेट को लोग जानते हैं, जी जी बस, बाकी नीचे साफ है। अभी भी हैं ऐसे हाँ गांव? हाँ, अनेक गांव खेल वेल से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ या क्रिकेट। उनके लोकल खेल कुछ है तो है, हाँ। लेकिन औपचारिक रूप से खेल वो केवल क्रिकेट को मानते हैं। छोटी सी गली में भी क्रिकेट मिल जाएगा, चाहे वो महानगर हो और चाहे रिमोट एरिया का कोई विलेज हो, वहाँ पर भी आपको क्रिकेट मिल जाएगा। लेकिन अन्य भारतीय खेल उपेक्षित हो रहे थे, इसलिए एकल अभियान ने जब विचार किया तो हमने 4 विधाओं को अडॉप्ट किया। एथलेटिक्स में कुछ रेसेज रखी हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कबड्डी रखी है, कुश्ती लिया है और योगा लिया है। जी ये चारों विधाएं ऐसी हैं जिनमें बाकी खेलों की तुलना में खिलाड़ी का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर का एक साथ व्यायाम होता है। अन्य खेलों में किसी अंग विशेष का व्यायाम होता है, केवल पैरों का व्यायाम है या केवल हाथों का व्यायाम है, ऐसा अनेक खेलों में है। लेकिन इन खेलों में पूरे शरीर का व्यायाम लगता है, एक साथ मस्तिष्क भी उनका काम करता है, तभी सफलता मिल पाती है। इसलिए इन खेलों को अभी हमने अडॉप्ट किया है। भविष्य में बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी हम इन 4 खेलों को लेकर चल रहे हैं। ओके उनका सर बहुत अच्छी गेमिंग में भी वो बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसा नेशनल लेवल में हम जब बात करते हैं वो बहुत अच्छे खेलते हैं, क्योंकि आप जैसे बोले वो फिजिकल फिटनेस वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे खाते हैं, नेचुरल फ्रूट्स लेते हैं, सब अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छी होते हैं उनके। तो चर्चा को थोड़ा आगे लेते हुए सर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका 7, 8, 9 तारीख 3 दिन के लिए कलिंग स्टेडियम में कुछ 8, 9, 10 8, 9, 10 तो ऐसा कुछ नेशनल स्पोर्ट्स किया जाएगा। तो कौन कौन के ऐसे स्टेट आएंगे बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए, किस किस बारे में खेल होगा और कौन कौन वहाँ पर उपस्थित रहेंगे? ये बहुत मज़ेदार दृश्य बनने वाला है, क्योंकि हमने जब खेल को शुरू किया, आपको भी आश्चर्य भी होगा, हंसी भी आएगी, हमने 4 लाख गाँवों को फोकस किया। ओके तो 1 लाख विद्यालय हमारे जो चल रहे हैं, उन विद्यालयों के आजू बाजू के 3-4 और गांव, उन गांवों से हमने खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जी पंचायत लेवल पर, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर पंचायत लेवल पर पहला टूर्नामेंट हुआ। वहाँ के जो टॉपर्स थे, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जी उन खिलाड़ियों को हम ब्लॉक लेवल पर ले गए। दूसरा टूर्नामेंट ब्लॉक लेवल पर, वहाँ के टॉपर्स को डिस्ट्रिक्ट में लाए, डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स को स्टेट में लाए और स्टेट के जो टॉपर्स रहे, ऐसी 30 टीम्स यहाँ आने वाली हैं 8 फरवरी को भुवनेश्वर नगर में। इसमें 3 स्टेट नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, क्योंकि वहाँ हमारा काम नहीं है अभी। और क्यों बाकी नहीं है? उसके अनेक कारण है, लेकिन वहाँ हमारा काम नहीं है। और बाकी जो स्टेट हैं वो आ रहे हैं, सारे स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं। जी। तो वहाँ पर जो खेल होगा सर, कौन कौन उपस्थित होंगे? ये नेशनल स्पोर्ट्स मीट है तो सारे फोकस होंगे, बच्चे आएंगे, उनका घूमना कहाँ घूमे वो, ऐसा कुछ व्यवस्था हुआ है उनके लिए? घूमने की तो खैर यहाँ मुख्य रूप से एक ही है, हाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन। जी इसके प्रति विशेष आकर्षण है खिलाड़ियों में, क्योंकि वो सब सुदूर गांवों से आ रहे हैं, तो पहली बार उनके मन में है कि हम भगवान जगन्नाथ की नगरी में जा रहे हैं, इसलिए वहाँ तो जाएंगे। संगठन पहले से ही नेशनल स्पोर्ट्स में मीट ऐसे कुछ किए हैं या फिर ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ये तीसरी बार है। ओके। हम प्रति वर्ष जब क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं तो उसी समय अगले वर्ष का वेन्यू डिक्लेयर हो जाता है। ओके। कि अगले वर्ष किस स्टेट में होगा, ये स्टेट डिक्लेयर हो जाता है। ओके। इस बार भी 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अगले स्टेट की घोषणा। मुख्यमंत्री अभी रहेंगे 10 तारीख को, हाँ। ऐसा कुछ बातचीत हो गया है? बातचीत। सर अभी चर्चा को ख़त्म करते हुए ये मेरा
आखिरी सवाल होगा सर, जब हम बात करते हैं ट्राइबल के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ऐसे ही तो आप संगठन काम करते हैं, संगठन चलाते हैं, तो आपका विज़न क्या होगा? क्योंकि हम भारत को एक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए चिंता कर रहे हैं अभी, तो आपका और संगठन का क्या दृष्टिकोण है एजुकेशन को लेकर और भारत के शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और आपका संगठन के योगदान ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए और आगे जो साल आने वाले हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आपका क्या राय है? हमारे तो 3 मुख्य आधार हैं, शिक्षित, स्वस्थ, संस्कारित और समर्थ भारत। अच्छा, इसको निर्माण करना, क्योंकि अगर भारत समर्थ नहीं बनेगा तो विश्व में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए बलवान बच्चे तैयार हों, खेल जगत में वो विश्व स्तर पर झंडा गाड़ें, संस्कारों की दृष्टि से वो अच्छे रहें, जिससे कि विश्व में भारत की छवि अच्छी निखरे। वो जहाँ भी जाएं वहाँ भारत की अच्छी छवि स्थापित कर सकें और पूरे विश्व में ऐसा आचरण करें हमारे देश के बच्चे, जिससे कि पूरा विश्व हमारे साथ साथ भारत माता की जय बोले। ये हमारा सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इतने समय तक आपने हमारे साथ आलोचना किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित आलोचना करते एकल अभियान राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अधिकंतु कहते जे पूरा विश्व, पूरा देश भितर जो जनजाति आदिवासी कथा कहतु बा साधारण लोक माने रूरल अंचल जो पिला मान रही ही एकल अभियान आरंभ होता, अर्थात गोटे शिक्षक 30 रु 40 रु अधिक पिला मानकु से पाठ पढ़ाउछंती। संगठन से बाबद काम करुच्ची। आसंता 8, 9, 10 रे एई ओडिशा भुवनेश्वर एवं कलिंग स्टेडियम ही एक नेशनल स्पोर्ट्स मीट अच्छी, जहाँ को लेकिन बेस उत्साहित अच्छा पूरा देश भर पिला माने आसिबे एवं संगठन लक्ष्य रही आगामी दिन मानक सरकार को पॉलिसी जहाँ भी होना कहीं, किंतु संगठन पिला मानकर शिक्षा, संस्कार एवं स्वास्थ्य उपरे आहुरी काम करिवो और सेही पिला मानकु नेकी ही भारतर भविष्य गठन करा जिवो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रशांत बेहेरा सह स्वप्नांजलि महांती, आर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।